सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था और इनके अकॉर्डिंग किसी कंडक्टर में, जैसे मान लीजिए कोई एक वायर है, कॉपर वायर है, और उस कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो होता है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वो करंट इसमें जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इस कंडक्टर के अंदर बाकी की जो फिजिकल कंडीशन है, जैसे कि टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर इस मटेरियल का जो नेचर है, जैसे कि ये आयरन का है तो आयरन का ही होना चाहिए, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ही होना चाहिए। तो मटेरियल, टेम्परेचर या फिर जो प्रेशर है, ये सब चीज़ें अगर कांस्टेंट हैं तभी ये रूल अप्लाई होता है कि जो करंट इस कंडक्टर के अंदर है, आई की वैल्यू, वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स आप जानते हैं कि अगर हमने करंट की वैल्यू इंक्रीज की तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज की गई तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो V प्रोपोर्शनल I होता है, और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो होती है R। तो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो होगा V इक्वल्स टू आई आर। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं, I से इंडियन और R से रेलवे। तो इंडियन रेलवे, इससे ये फॉर्मूला इजीली याद रह जाएगा, वी आर गोइंग इन इंडियन रेलवे। सो इस तरीके से V का मतलब है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, I का मीन्स है यहाँ करंट और R का मीन्स है रेजिस्टेंस। अब देखिए, इस फॉर्मूले से हम दो चीजें निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा हो तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट गिवन होगा। तो हम इसको इजीली इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप में बनाकर भी इसका फॉर्मूला पता कर सकते हैं, V, I और R। मान लीजिए अपने को V की वैल्यू निकालनी है तो इसको हाइड कर लेंगे और फॉर्मूला हो जाएगा IR। R की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन I, और अगर I की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन R। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जब कोई दो वैल्यू आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के साथ होंगी तो V और I आपस में प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, अगर V हमने y एक्सिस पे लिया और I को हमने x एक्सिस पे लिया तो इनके बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन में और स्लैंट पोजीशन में बनता है। मतलब ये जो लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी और स्लैंटिंग लाइन होगी, स्लोप बनेगा, और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब अगर हमने करंट को इंक्रीज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए पहले करंट 5 एम्पियर था और पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 200 वोल्ट था, और अगर करंट 5 से 10 हो जाता है यानी कि 10 एम्पियर हो जाएगा तो ये भी कितना होगा, 200 से 400 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करंट को चेंज करने पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो इसका रूल होगा, हम इसको एक डेफिनेशन में बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन ए कंडक्टर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस if other physical conditions like temperature, atmospheric pressure and material are constant। इन चीजों में अगर कोई बदलाव नहीं किया गया है, टेम्परेचर नहीं बदला है, मटेरियल वही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही है उस वायर का, कंडक्टर में, तो करंट की वैल्यू। आगे पूछा जा सकता है कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कीजिए। तो ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए अपने को पहले कुछ सिंबल्स का पता होना चाहिए। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जैसा आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर डॉट होती है ये होता है स्विच ऑन होने का साइन, और इस तरीके से अगर ब्रैकेट हो और उसके अंदर डॉट नहीं हो तो वो होता है स्विच ऑफ का साइन। यहाँ पर एक शॉर्ट लाइन और एक लॉन्ग लाइन ये शो करती है एक सेल को, और अगर हमने रिपीट कर दिया इसको तो वो शो करती है, जैसे यहाँ पर शो किया है मैंने,
बैटरी को। एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये वायर को शो करती है। अगर सर्कल के अंदर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अमीटर है। अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है इसी रेजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन में। अमीटर है ये। अमीटर करंट को मेजर करेगा। ये जो डिवाइस है ये रियोस्टेट कहलाती है। रियोस्टेट वो डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। V जो है ये वोल्ट मीटर को शो कर रहा है, सर्कल में V है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा और इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में पढ़ा था। और ये जो लाइन है, जिगजैग लाइन होती है, ये शो करती है रेजिस्टर को। रेजिस्टर इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई बल्ब भी हो सकता है। वैसे बल्ब का साइन ये होता है, आपने ये पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी अप्लायंस हो सकता है। और इस तरीके से ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए अपने को यहाँ से हम ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। अभी हमने सिंबल के बारे में देखा, तो इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए बैटरी, वायर, स्विच। स्टूडेंट्स, हम ओम्स लॉ वेरिफिकेशन को दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हमने करंट की वैल्यू चेंज की थी, और अब हम जो दूसरी वैल्यू होती है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, V प्रोपोर्शनल I। अभी हमने करंट की वैल्यू को चेंज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया था। इस बार हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए हमें वही सब अप्लायंसेस चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। हम एक रेजिस्टर लेंगे, एक रियोस्टेट लेंगे और अमीटर लेते हैं। अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक स्विच के साथ इसको कनेक्ट करेंगे और बैटरी हम लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है, बैटरी लेंगे। बैटरी की जगह हम चलिए एक बार पहले सेल ले लेते हैं, एक ही सेल लेते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं आपस में वोल्ट मीटर के साथ। ये इसका एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इस बार हम क्या करते हैं कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑन करने के बाद V, I और R की वैल्यू फाइंड करेंगे। V, I, R की वैल्यू कहाँ से मिलेगी अपने को? करंट की वैल्यू मेजर हो जाएगी अमीटर से। मान लीजिए कि इस अमीटर के अंदर वैल्यू आ रही है अपने पास 5 एम्पियर वैल्यू आ रही है। और पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए हमने यहाँ 2 वोल्ट का एक सेल लगा दिया, तो ये 2 और 5 का है। और रेजिस्टेंस इस कंडीशन में कितना होगा? R की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से आ जाएगी? मैंने आपको बताया था V, I और R इस तरीके से फॉर्मूला है, यानी कि V इक्वल्स टू IR होता है। हमें R फाइंड करना है, तो R फाइंड करने के लिए वैल्यू हो जाएगी V अपॉन में I। सो इधर से वैल्यू आ जाती है, फॉर्मूला अपना पुट हो जाएगा कि 2/5 2/5 करने पर R की वैल्यू आ जाएगी 0.4 ओम आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक और सेल इसमें कनेक्ट कर देंगे। एक और सेल कनेक्ट करने से इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इधर हो जाएगा 4 वोल्ट हो गया है। और हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है तो अमीटर के अंदर जो वैल्यू है वो भी पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? इधर 2 से 4 यानी कि डबल हो गया, तो इधर भी 5 से डबल यानी कि ये 10 हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस और I की वैल्यू से हम वापस R की वैल्यू निकालेंगे तो अगेन ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.4 आ जाएगी। तो इस कंडीशन में भी हमने देखा कि R की वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है और हमने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया है। तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में, V और I के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और जब स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I होगा। हियर इज V प्रोपोर्शनल I। तो इससे प्रूव हो रहा है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो इस कंडीशन में हमने क्या किया है? पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया है। एक और बार हम अप्लाई कर सकते हैं कि एक और सेल कनेक्ट कर देंगे, तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 वोल्ट हो जाएगी। और यहाँ करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 एम्पियर। और वैल्यू क्या आएगी? फाइनली R की वैल्यू 0.4 ही आएगी। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। So in this way Ohm's law is verified. So
फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ के थ्रू हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं। ओम्स लॉ क्या था? V प्रोपोर्शनल I था। जब हम V प्रोपोर्शनल I को ओपन करते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन हट जाता है और ये वैल्यू हो जाती है V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर में जो R की वैल्यू है R, इस R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। R यहाँ पर होता है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, जिस तरीके से रेजिस्टेंस का मीन्स हम कह सकते हैं एक तरीके का अपोज। अपोज मतलब एक तरीके का विरोध, एक तरीके की रुकावट। जिस तरीके से मोशन के अंदर फ्रिक्शन जरूरी होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसी तरीके से करंट को अगर हमें किसी कंडक्टर में फ्लो करवाना है, किसी भी कंडक्टर में जैसे कोई वायर है तो उस वायर में करंट को फ्लो करवाने के लिए अपने को रेजिस्टेंस की भी जरूरत होती है। अब देखिए, इस रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करें हम? रेजिस्टेंस होता है द अपोज ऑन द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से फ्लो करने वाला चार्ज इसमें कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से जो रुकावट उस पे लग रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आगे फ्लो करने से जो चीज उसको रोक रही है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक तरीके का ये फोर्स समझ सकते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो करना चाहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को जो प्रोटॉन उसमें बचा हुआ है किसी भी कंडक्टर में, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उसको आगे जाने से रोक रहा है। तो उस प्रोटॉन को रोकने की वजह से, प्रोटॉन ने जो रोकने के लिए एनर्जी अप्लाई की है, उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। या फिर इसको सिंपल तरीके से आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालें। यहाँ V इक्वल्स टू आई आर है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V के नीचे आ जाएगा I, V अपॉन में I। तो इससे हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनाए तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो इजी है। एक तो हो जाएगा कि द अपोज ऑन द फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्जेस को आगे जाने से रोकने में जो फोर्स लग रहा है उसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। फॉर्मूला वाइज अगर फाइंड करें तो V प्रोपोर्शनल I से निकल आता है V इक्वल्स टू आई आर, और R इक्वल्स टू हो जाता है V अपॉन में I। इसलिए यहां से डेफिनेशन बन रही है कि द रेशियो ऑफ V एंड I। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है, यहाँ हम रेजिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो होता है V अपॉन में I, और दूसरे तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल R से करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो होती है ओम। ओम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा हेडफोन जैसा सा साइन होता है इसका, और इसको प्रोनाउंस करते हैं OHM। ओम से इसको प्रोनाउंस करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ओम्स लॉ जो दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट जो है वो ओम ही बता दी जाती है। सो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और यूनिट अगर अपने को पूछी जाती है तो हम ओम यूज करेंगे। अब देखिए कि अगर रेजिस्टेंस अपने को, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि 1 ओम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 1 ओम है, तो हमें उसको डिफाइन कैसे करना है? इधर देखिए, हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर भी ये कर चुके हैं कि 1 ओम इसका आंसर कब आएगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो? 1 वोल्ट हो, और करंट की वैल्यू क्या हो? 1 एम्पियर हो। तो यही से इसका फॉर्मूला है और यही से इसकी डेफिनेशन है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर करंट है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 ओम होगी। तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज 1 ओम। देन आंसर विल बी इफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर, देन द प्रोड्यूस्ड रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर मतलब वो किन किन चीजों पर डिपेंडेंट है, किस चीज को बढ़ाने से या कम करने पर उस पर फर्क पड़ता है। तो एक फैक्टर है इसका लेंथ, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा फैक्टर है इसका टेम्परेचर,
और एक फैक्टर है इसका मटेरियल। एक एक करके देखते हैं सबको। जैसे लेंथ है, लेंथ जो होती है वो वायर की लेंथ अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग उस वायर का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। कैसे? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स आप जानते हैं कि अगर लेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। लेंथ अगर हम डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है जब दो वैल्यू के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। और उनके बीच में जो ग्राफ बनता है, आर और एल के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में और स्लोप में बनेगा। इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से लेकर के स्कूल तक जाते हैं, स्कूटी पर जाते हैं समझ लीजिए, तो या फिर अपने किसी व्हीकल से जाते हैं, तो उस टाइम में आपको ट्रैफिक का ज्यादा सामना करना पड़ेगा, या फिर आप अपने घर से दूर किसी आउट ऑफ स्टेट जाते हैं या फिर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, तब आपको ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि आप अपने घर से जब आप स्कूल तक जाएंगे तब उसकी डिस्टेंस कम होगी। जब डिस्टेंस कम है तो रास्ते में रुकावट यानी कि ट्रैफिक भी कम होगा। और जब आप अपने घर से आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, मतलब किसी दूर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, किसी दूसरे जिले में जा रहे हैं या फिर किसी स्टेट में जा रहे हैं, तब वहां पर आपको ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। तो ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर क्या होती है? एक तरीके की रुकावट होती है। तो जितनी ज्यादा दूरी है उतना ही ज्यादा रुकावट है, जितनी कम दूरी है उतनी ही कम रुकावट है। तो ऐसा ही कुछ इस कंडक्टर में होता है। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर की लेंथ अगर हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम उसकी लेंथ को कम कर देते हैं, छोटी डिस्टेंस होती है, तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस तरीके से लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो किसी वायर को हम किस तरीके से मेजर करते हैं? जैसे मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल शेप का वायर है, तो इसमें जो सर्कुलर शेप है, इसका जो सर्कुलर एरिया है, यही इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। इसके एंड वाला जो एरिया है हम उसी को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मेजर करेंगे। इसको अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो पाई आर स्क्वायर से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। मान लीजिए कि इसकी शेप, वायर की शेप अगर हमने क्यूबिकल शेप ले ली है तो वहां पर क्यूब जैसी शेप है तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। अगर क्यूबॉइड शेप में है तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि इसकी इधर से शेप कैसी है, बट मोस्टली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम पाई आर स्क्वायर से ही निकालते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में ही वायर होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो फैक्टर है वो क्या होता है? इसमें जो वैल्यू है वो किस तरीके से हम मेजर करेंगे? यहाँ क्या फैक्टर है इनमें कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर हमने एरिया को मान लीजिए डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अगर हमने 3 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। यानी कि इसमें उल्टा होता है, अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इंक्रीज करने पर तो ये डिक्रीज हो रहा है, और लेकिन अगर एरिया को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर इनके बीच में हम ग्राफ देखते हैं तो जैसे आर आपने इधर लिया है, एरिया एक्स एक्सिस पे लिया है, तो अब ये वैल्यू इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी, समझ रहे हैं। लेकिन अगर 1/r के बीच में ग्राफ बन रहा है, 1/r और a के बीच में ग्राफ बना रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तब उसी तरीके से ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन में बनती है। इसको कैसे याद रखेंगे आप? जैसे मान लीजिए वही है कि आप अपने घर से स्कूल तक गए, या फिर मान लीजिए कि आप एक पतली गली से निकल रहे हैं, तब आपको ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। या फिर एक 6 लेन की रोड से आप जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए 4 लेन की रोड है, 6 लेन की रोड है, तब आपको ट्रैफिक का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वायर अगर मोटा है तो इसमें यानी कि जो रास्ता अपने पास वाइड है
तो आसानी से हम वहां से निकल सकते हैं। यहाँ पर रुकावट कम होगी, यानी कि एरिया जितना ज्यादा होगा वहां रुकावट कम है, ट्रैफिक यहाँ पर क्या है, कम है। तो ट्रैफिक को हम एक तरह से रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर अपने पास पतली सी गली है तो वहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, यानी कि रुकावट है यहाँ पर ज्यादा होगी। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि पतले वायर में से ज्यादा करंट अगर फ्लो करता है तो वो जल्दी ही पिघल के टूट जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसमें वो जल्दी ही गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें रुकावट होती है वो ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। लेकिन अगर हमने एक मोटा वायर यूज किया होता करंट ज्यादा फ्लो करवाने के लिए, तो उसमें हम इजिली करंट को पास करवा सकते थे, तब वो मेल्ट नहीं होता। तो इससे आप याद रख सकते हो कि जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उसमें कम होगी, और पतला वायर होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आप याद रख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इस तरीके से टेम्परेचर मटेरियल भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से ये इफेक्ट होता है, रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। और अगर हमने मटेरियल चेंज कर दिया, जैसे हमने पहले सिल्वर का वायर ले रखा था, बाद में कॉपर का ले लिया, बाद में एल्यूमिनियम का ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज्यादा होती रहेगी। अगर आपको एक ट्रिक में इसको याद रखना है तो आप माल्टा वर्सेस को याद रख सकते हैं, MALT, माल्ट वर्ड से इसको याद रख सकते हैं। किस तरीके से, M का मतलब है मटेरियल, A का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L का मतलब है लेंथ और T का मतलब है टेम्परेचर। तो माल्ट वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ ये रेजिस्टेंस होता है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर चेंज होने पर मटेरियल जो होता है उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। जैसे अलॉय होते हैं, अलॉय का अलग अलग मटेरियल में अलग होता है। अलॉय का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए जो हीटिंग डिवाइसेस होती हैं उसमें हम अलॉय को यूज में लेते हैं। जो मरकरी होता है, मरकरी के अंदर इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, इसको हम मरकरी को हम सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। 2.4 केल्विन पर इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, इसलिए हम इसको सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। तो इससे अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस चेंज होता है अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो सिलिकॉन जो होता है वो इसी वजह से सिलिकॉन को हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, सिलिकॉन इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। और मेन चीज अपने को ध्यान रखनी, अलॉय का जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करने पर। मटेरियल में अगर हम देखें तो मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि कॉपर वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो सबसे रेजिस्टेंस मतलब ज्यादातर वायर हम होते हैं कॉपर के यूज में लेते हैं, सबसे कम रेजिस्टेंस सिल्वर में पाया जाता है, इसलिए सिल्वर को यूज में लिया जाता है। जैसे आप देखते हो कि सोलर प्लांट्स जो होते हैं, मतलब जो सोलर फर्नेसेस या फिर हम कह सकते हैं सोलर पैनल, तो वो सिल्वर के वायर से बनाए जाते हैं, इसलिए वो एक्सपेंसिव होते हैं। और बट हम कॉपर के वायर यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर इज नॉट अफोर्डेबल। और गोल्ड होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए हम उसको यूज में नहीं लेते हैं। एल्यूमिनियम का भी मीडियम होता है, बट कॉपर इज परफेक्ट फॉर मेकिंग वायर्स। सो इस तरीके से मटेरियल चेंज होने पर भी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने पर भी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने पर और लेंथ होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या चीज है? रेजिस्टिविटी एक तरीके का उसका इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, किसी भी वायर की जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को अगर हम फॉर्मूला वाइज निकालते हैं, उसको डिराइव करें तो क्या होगा, देखिए जैसे रेजिस्टेंस हमने अभी पढ़ा कि लेंथ की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इन दोनों इक्वेशन से एक नई इक्वेशन बना लेते हैं, R प्रोपोर्शनल L/A। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू L/A, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू हम लगाते हैं यहाँ उसको हम शो कर रहे हैं रो से शो कर रहे हैं।
तो ये रो ही यहाँ पर क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। यहाँ से इसका फॉर्मूला निकालें तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी किन पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी जो है अगर हमें फॉर्मूला वाइज निकालनी है तो रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ से निकाल सकते हैं। और जो रेजिस्टिविटी होती है ये किसी भी वायर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ना तो ये करंट पर डिपेंड करती है, ना ही ये पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है, ये उस मटेरियल पर डिपेंड करती है जिस मटेरियल से कोई भी कंडक्टर बना हुआ है, उसी को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला से इसका फॉर्मूला निकल कर आता है आर ए अपॉन में एल। आर एल के प्रोपोर्शनल था, ए के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इन दोनों को कंबाइन किया तो बन गया आर प्रोपोर्शनल, एल ऊपर था और ए नीचे। प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो इक्वल्स टू का साइन आ गया, इक्वल्स टू के साइन के बदले में कांस्टेंट वैल्यू है वो है रो, रो इज रेजिस्टिविटी और इसका फॉर्मूला आता है आर ए अपॉन एल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम इसको और अलग तरीके से डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, अगर किसी वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो और इसकी लेंथ है वो 1 मीटर हो इस वायर की, तो अगर हम पुट करें ये वैल्यू r इंटू 1 अपॉन में 1 तो आंसर अपने पास r ही आएगा। यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो एक तरीके का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन वाला रेजिस्टेंस है। कंडीशन क्या थी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और लेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए, यूनिट में होनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर होनी चाहिए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है तो उस वायर में जितना रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ही रेजिस्टिविटी के इक्वल होती है। इसीलिए हम रेजिस्टिविटी को स्पेशल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज स्पेशल रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी को हम स्पेशल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालें, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालने के लिए हम फाइंड करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए आर ए अपॉन एल है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर और एक स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसकी यूनिट आ जाती है ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, इसको हम ओम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम कांस्टेंट के फॉर्म में के भी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी को हम के से भी शो कर सकते हैं, बट रो से थोड़ा बेटर रहेगा। तो रेजिस्टिविटी किसी भी वायर का एक स्पेशल रेजिस्टेंस होता है और ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ये एक तरीके का कांस्टेंट होता है। फ्रेंड्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रेजिस्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे अपने एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है। टेम्परेचर मान लीजिए किसी वायर का 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है और उस वायर की जो रेडियस है, डायमीटर है उस वायर का, वो दे रखा है अपने पास 0.5 मिलीमीटर और उसका रेजिस्टेंस है वो है 26 ओम और अपने को रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, अपने को रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है कि आर ए अपॉन एल होता है। इसके लिए अपने पास आर की वैल्यू गिवन है 26 ओम, एरिया अपने को डायरेक्ट नहीं दे रखा और लेंथ मान लीजिए इस वायर में गिवन थी 1 मीटर गिवन थी इस क्वेश्चन में। तो अपने को रेजिस्टिविटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपने पास एरिया पहले निकालना पड़ेगा, बाकी सब वैल्यू है अपने पास, एरिया निकालना होगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने बताया वायर को हम सर्कुलर शेप में लेंगे या फिर सिलेंड्रिकल शेप में मेजर करके चलेंगे और इसका जो एक क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है वो सर्कुलर शेप में होगा। तो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा पाई आर स्क्वायर। आर निकालने के लिए हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ 0.5 मिलीमीटर इसका डायमीटर है तो आर हो जाएगी 0.5 अपॉन में 2, लेकिन इसकी यूनिट अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ मिलीमीटर दे रखा है बट अपने को इसको मीटर में चेंज करना होगा। 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से और 1000 का मतलब है 10 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो इसकी पावर हो जाती है 0.5 हट जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 5 अपॉन
2 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हम R की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ। इस बार ये वैल्यू किस में आ गई है, मीटर में ले आए हम इस वैल्यू को। यहाँ तो देखिए जो मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो 1000 का डिवाइड दिया, 1000 को हमने पावर में रख लिया 10 टू दी पावर 3, पॉइंट हटाया हमने तो 10 की पावर 4 हो गया नीचे। अभी ये रेजिस्टिविटी नहीं निकली है, ये सिर्फ रेडियस निकली है। और अब हम पाई आर स्क्वायर में पुट करेंगे। ए का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को रख देंगे 22/7, आर हम रखेंगे 5/2 इंटू 10 टू दी पावर 4 जो कि नीचे है, और दोबारा से हम स्क्वायर करें 5.2 इंटू 10 टू दी पावर 4, नीचे वाली 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -8, नीचे से ऊपर वैल्यू आएगी तो नेगेटिव हो जाएगा साइन। अब इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये हो जाएगा R कितना है इसमें 26, एरिया हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 से रिड्यूस करेंगे ये हो जाएगा 11 इंटू 5 को 5 से करेंगे इधर तो 25 अपॉन में 7, 2 से रिड्यूस कर चुके हैं, इधर बचा अपने पास 7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 थी, वो हम पुट कर देंगे 10 की पावर -8, और डिवाइड में अपने पास है लेंथ है इसमें 1 मीटर जो ऑलरेडी मीटर में दे रखी है तो हमने इसकी यूनिट को चेंज नहीं किया। इसको आगे सोल्व करें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 11/7 इंटू 25/2 हो गया, 5 को 5 से किया 25 इंटू 10 टू दी पावर -8, यहाँ 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 275 आएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया, 10 टू दी पावर -8 हमने सेम लिख लिया। अब देखिए 14 का डिवाइड दिया हमने 275 में तो ये होगा 19.642 इंटू 10 टू दी पावर 8 माइनस में सेम, पॉइंट को हम लिखेंगे एक डिजिट के बाद तो ये हो जाएगा 1.96 इंटू 10 की पावर -8 थी, एक डिजिट हमने इस साइड की है तो 10 की पावर -7, साथ में इसकी यूनिट लिखेंगे ओम मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है रेजिस्टिविटी पे बेस्ड।